हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए एक हॉन्टेड क्वार्टर की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की सर्दियाँ मतलब जी का जंजाल। रज़ाई से ऐसा अटूट प्रेम हो जाता है कि दिन भर उसे बाहों में भर सीने से लगाए रखने का मन करता है। पर उस सर्दी का एक अलग आनंद भी है। गोवा में रह रहे मुकेश ने इसी आनंद को महसूस करने के लिए इस बार सर्दियों में दिल्ली जाने का निर्णय लिया। तपती आग के पास बैठे मूंगफली और रेवड़ी चबाते हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। यार कुछ बढ़िया सुनाओ आज, मतलब कुछ ऐसा जिससे मज़ा आ जाए, मतलब दिल खुश हो जाए। मित्रों की बात सुन मुकेश थोड़ा मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, एक वाक्या है जो मेरे बैंक की पहली पोस्टिंग के दौरान हुआ था। दिल खुश होने की तो गारंटी नहीं है, पर मज़ा ज़रूर आएगा। इरशाद इरशाद के सभी मित्र हंसने लगे। मुकेश ने शुरू किया, ये बात है 2013 की, जब मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुझे मलाड से फोर्ट रोज़ लोकल से ऑफिस जाना होता था। किसी तरह मुझे मलाड के रहेजा टाउनशिप के स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट 1 पर रहने वाले थे हम 3, एक बैंड्रा ब्रांच के मैनेजर सतीश सर और दूसरा बोरीवली ब्रांच के राजेश। पहले दिन मैं चटाई बिछा ड्राइंग रूम में ही सो गया। अगली सुबह दफ्तर के लिए तैयार होते समय मेरी नज़र साथ के बेडरूम पर पड़ी। बिल्कुल साफ सुथरा, नई चद्दर बिछाई हुई। वो कमरा मानो मुझे बुला रहा हो, उधर जाना मना है, जल्दी तैयार हो जाओ वरना 8:55 वाली लोकल छूट जाएगी। वो राजेश सर ने उस बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जी सर। हम तीनों घर से एक साथ निकल रहे थे। तब जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन और पंखा चला हुआ पाया। सर, सब ऑन है उस कमरे का। मैंने हैरानी जताते हुए दोनों सीनियर्स का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। हाँ हाँ पता है, चलो बाहर, दोनों राजेश सर और सतीश सर ने एक सुर में कहा। हम तीनों एक साथ बाहर आ गए। मैंने एक हल्का सा धक्का महसूस किया, न केवल अपने शरीर पर अपितु अपनी जिज्ञासा पर भी। सर, आप बाहर का दरवाज़ा लॉक करना भूल गए। मैंने फिर दोनों को अवगत कराया। यार ये कितना बोलता है, राजेश सर ने चिढ़ते हुए कहा। चलो मुकेश, एक और साथी आने वाला है, उसके लिए दरवाज़ा सिर्फ हाथ से बंद किया है, लॉक नहीं लगाया। सतीश सर ने मुझे प्रेम पूर्वक समझाया। पर सर, कुंडी तो लगा दीजिए। रहने दो ना भाई, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, चुपचाप चलो। पहला दिन होने के कारण हम ब्रांच से तकरीबन 5 बजे निकल गए और 6:15 बजे मलाड स्थित फ्लैट में वापस लौट आए। दरवाज़ा ठीक वैसा था, पर उस कमरे का पंखा लाइट ऑफ थी। हमने फ्लैट में नज़र मारी पर कोई और नहीं था। सर तो कह रहे थे कि एक और साथी आएगा। ये सोच हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हाथ मुँह धोकर हमने घर के बने हुए बेसन के लड्डू खाए। थोड़ी बोरियत होने लगी तो हमें उस कमरे में जाने की जिज्ञासा हुई, पर जैसे ही हमने पहला कदम उस कमरे में रखा, हमें दरवाजे पर किसी के ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। खोल, जल्दी खोल। राजेश सर बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रहे थे। मरना है तुझे? जब तुझे एक बार कहा कि ड्राइंग रूम में ही रह तो समझ नहीं आता? सर, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? देखो मुकेश, तुम अभी छोटे हो, जो कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ बिना सवाल जवाब समझ जाओ, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जी सर। राजेश सर की लाल आंखें और उसमें बसे क्रोध और डर ने हमें चुप रहने पर विवश कर दिया। किस्मत से अगला दिन शनिवार का था और हाफ डे होने के कारण हम 2 बजे वापस आ गए। दरवाजे की जाली से हमने फ्लैट के अंदर देखा। इस बार सुबह की भांति उस कमरे का पंखा लाइट सब ऑन था। हमने फ्लैट के अंदर न जाते हुए उस बिल्डिंग का दौरा करना ठीक समझा। एक अजीब सी उत्सुकता हुई कि देखा जाए
हम आखिर रहते कहाँ हैं? 2 मंजिला इमारत के पहले तल पर बैंक का स्टाफ क्वार्टर था। उस तल पर बने बाकी दोनों फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हम दूसरे तल पर जैसे ही पहुंचे, चारों तरफ जाले और फर्श पर जमी हुई गंदगी पाई, जैसे किसी ने उधर सालों से सफाई ना की हो। किसी तरह अपना सिर मकड़ी के जालों से बचाते बचाते मैं दूसरे तल पर बने फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। उस पर ताला लगा था और बाहर की लाइट टूटी पड़ी थी। उसी तल पर बाकी के दोनों फ्लैट भी बंद पड़े थे। बैंक को भी इसी इमारत में स्टाफ क्वार्टर बनाने का सूझा। हमने मन ही मन फुसफुसाया। एक इमारत में 5 फ्लैट बंद है और सिर्फ एक फ्लैट खुला है, हमारा, और वो भी ऐसा कि जिसे दिन रात हम ताला तो दूर कड़ी तक नहीं लगा सकते। ये सब मुझे बड़ा ही अजीब लगा। सिगरेट और जिज्ञासा की तलब मुझे पास के पनवाड़ी तक खींच लाई। ये रहेजा टाउनशिप ब्लॉक ए इमारत में कोई दिक्कत है क्या? हवा में छल्ले बनाते हुए हमने पनवाड़ी से सवाल किया। पास में खड़े 4-5 लोगों ने हमको ऐसे घूरा जैसे हमने पता नहीं क्या ही पूछ लिया हो। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो भैया? पनवाड़ी की आवाज़ में भय और शोक दोनों था। पर मैंने तो इतना ही पूछा है कि उस इमारत में भूत है, उस इमारत में भूत है। पनवाड़ी ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सिगरेट भी अब अपना असर छोड़ रही थी। साहब, कोई नहीं रहता उस इमारत में सिवाय उन बेवकूफ़ बैंक वालों के। उनको भी 1000 बार कहा, पर शायद भूत से दोस्ती हो गई है उनकी। जाने दो, मरने दो सालों को। आप कहाँ रहते हो साहब, और उस इमारत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो पनवाड़ी सवाल करता रहा और मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं हिलना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था, पर मेरे मन और मेरे शरीर दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। पनवाड़ी के सवाल मेरे सिगरेट से निकलते धुएं की तरह आसपास हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि वो क्षण मैं वहाँ था ही नहीं। मैं उस चटाई पर था जिस पर मैं पहली रात उस फ्लैट में सोया। मैं उस कुर्सी पर था जिस पर बैठकर मैंने बेसन के लड्डू खाए। मैं उस दरवाजे के भीतर था जिस पर ताला और कुंडी कभी लगाए नहीं जाते थे। मैं फ्लैट के हर एक कण में था, सिवाय उस कमरे के जिसके अंदर जाने की मुझे अनुमति नहीं थी। सकपकाया और घबराया मैं वहाँ मोम के पुतले की तरह खड़ा रहा। सिगरेट का धुआं मेरे फेफड़ों तक पहुँच चुका था और भूत का डर मेरे दिमाग तक। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ? पनवाड़ी मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछने लगा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर मेरे मुंह से सिर्फ हवा ही निकली। अरे, इधर इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो फ्लैट में। सामने से आते हुए सतीश सर ने मुझसे कहा। मेरे कंधे पर हाथ रख वो मुझे अपने साथ ले गए। चलते चलते मैंने पीछे पनवाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खौफ, एक बेचैनी पाई। हैरान परेशान वो अपने माथे से पसीना हटाने के अलावा और कुछ न कर सका। आप चलिए सर, मैं आता हूँ, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। अशांति और तनाव ने मेरे मन मस्तिष्क को घेर लिया था। मैं किसी भी कीमत पर उस फ्लैट के अंदर नहीं जाना चाहता था। अरे, मस्त मिसल पाव लाया हूँ यार, चलो ना साथ में खाएंगे। मेरी बाजू पकड़ते हुए सतीश सर ने कहा। नहीं सर, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? यहाँ आए हुए इक्का दुक्का दिन ही हुए हैं तुम्हें और काम सूझ रहे हैं। चुपचाप चलो वरना एंट्री बैन करवा दूंगा फ्लैट में तुम्हारी। मैं पीछे मुड़ा और सरपट दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, पर मैं भागता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक मेरा गला प्यास से सूख नहीं गया। क्या बात है बाबू, कोनो भूत वूत देख लिए हो का? पास में खड़े कुल्फी वाले ने मुझे देख टिप्पणी की। लो कुल्फी खाओ। वृद्ध बाबूजी ने एक केसर कुल्फी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कुल्फी को हम एक चंचल बालक की तरह जल्दी जल्दी चूस रहे थे और बाबूजी हमें देख मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही हमने पैसे के लिए जेब में हाथ डाला, हमारा बटुआ गायब था। रहने दो बेटा, मेरे चेहरे पर शिकन देख बाबूजी ने कहा। मेरा पर्स। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरी नज़र अपनी सूनी हथेली पर पड़ी। मेरी घड़ी। सिर पर हाथ रख अगले कुछ मिनट मैं चुपचाप बैठा रहा। पिछले 3 दिन में इतना कुछ घटित हो गया था कि मेरा मन मौजी मन पचा नहीं पा रहा था। 5 मिनट पश्चात मैं खड़ा हो गया। क्या बात है मुन्ना, तनिक परेशान लग रहे हो? बाबूजी ने प्रेम पूर्वक पूछा। अंकल, मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। घबराओ मत बेटा, घर पर रह गया होगा। वैसे कहाँ रहते हो तुम? अंकल, रहेजा टाउनशिप ब्लॉक।
अभी बात मेरी पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल बाबूजी एकदम से अपनी साइकिल के पैडल चला वहाँ से गायब हो गए। उनके पैरों में एक अलग स्फूर्ति और भाव भंगिमा में गजब की तेजी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। शाम हो चली थी और अब मुझे भूख सताने लगी थी। बिना पैसे मुझे कोई खाना खिलाता नहीं और बटुआ लेने में उस फ्लैट में जाना चाहता नहीं। मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं था कि बटुआ दफ्तर में है, फ्लैट में है या भागते समय कहीं गिर गया। इतना मुझे याद था कि घड़ी फ्लैट में है, क्योंकि जल्दबाजी में सुबह मैं वो पहनना भूल गया था। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ भूत, दोनों मेरे बर्दाश्त के बाहर थे। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैंने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे कुछ घड़े और 2 गिलास रखे पाए। पेड़ के एक नीचे लटकती शाखा पर लिखा था, प्रेरणा प्याओ। उस समय मैंने इतना पानी पिया कि एक ऊंट भी शर्मा जाए। अब जाहिर है पानी अंदर गया है तो बाहर भी आना चाहेगा। 1 घंटे बाद मैं टॉयलेट हेतु सुलभ ढूंढने लगा। भाई साहब, यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट है क्या? मैंने एक सब्जी वाले से पूछा। यहीं कहीं झाड़ी में निपटा लो साहब। वैसे तो मैं राह चलते लोग की बातों में आता नहीं, लेकिन इस बार फ़ायदा मेरा था। उसी सब्जी वाले से और पानी मांग किसी तरह मैंने अपनी भूख शांत की। पर अब नई समस्या थी कि रात कहाँ बिताएं। थोड़ी और दूर पैदल चलने पर हमें सरकारी शेल्टर बसेरा दिखा। तब जाकर हमारी जान में जान आई। पर उसके बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़कर मेरे कंधे फिर झुक गए। 1 रात 10 रुपये, 2 रात 15 रुपये, नोट, पैसा न दिए जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मरता क्या न करता। मैं बसेरा के अंदर गया। दरी 1 मिलेगी, अपने नीचे बिछाओ या ऊपर, तुम देख लो। फटने पर 50 रुपये और एडवांस में पैसा देना होगा। रजिस्टर पर एंट्री करते हुए एक टोन वाले महाशय ने जानकारी दी। अरे साहब, आप इधर कहाँ आ गए? मेरी औपचारिक वेशभूषा देख वो चकित हो गया। बस घूमता घूमता, मुझे मंजूर है पर पैसे बाद में दूंगा। कोई दिक्कत नहीं साहब, उसने हल्की रंगीन चादर निकालते हुए कहा। जहाँ मर्जी सो जाओ साहब, इसे अपना घर समझो। शेल्टर में गोबर और सीवेज की एक असहनीय बदबू आ रही थी। बड़ा साहब बनने जा रहा है मेरा बेटा, बैंक मैनेजर। दिल्ली से मुंबई रवाना होते समय मेरी माँ के शब्द मुझे याद आ रहे थे। 3 दिन पहले मैं मन में एक उत्सुकता लिए मुंबई आया था, पर ये दिन देखने पड़ेंगे ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। खुली आंखों से रात बिताने के बाद मैं सुबह 10 बजे बिस्तर से उठ दबे पांव बाहर जाने लगा। ओ साहब, पैसा कौन देगा? वही महाशय ने मुझे बसेरा से निकलते हुए देख लिया। निकालो 50 रुपये। उसकी वाणी से अब मिठास गायब थी, पर 1 रात का तो 10 रुपये लिखा है। अरे रंगीन चादर का 50 रेट है, उसने चिढ़ते हुए कहा। भाई, मैं तकलीफ में हूँ और मेरा बटुआ घर पर रह गया है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। बहुत सुनी है ऐसी कहानियाँ, पैसे दो वरना पुलिस को बुलाता हूँ। पढ़े लिखे इंसान की एक कमज़ोरी होती है, वो पुलिस से डर जाता है। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे। इतना सहन किया और सही, इतना सोच मैं वहाँ चुपचाप बैठ गया। तू अब पुलिस को ही बुला। थोड़ी देर में कांस्टेबल मुझे नज़दीकी थाने ले गया। दिखते तो ठीक घर के हो, फिर ऐसे काम क्यों करते हो? हम थाने पहुँच चुके थे। साहब, ये बिना पैसे दिए शेल्टर से निकल रहा था। वहाँ उपस्थित सब इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा। उनकी वर्दी पर उनका नाम चमक रहा था, सब इंस्पेक्टर विवेक। इसका नाम, नंबर और पता नोट कर और जाने दे। अपना नाम और नंबर बताने के बाद मैं चुप हो गया। पता बताने का पैसा लेगा? रहेजा टाउनशिप, ब्लॉक ए, फ्लैट नंबर। मात्रे, जाने दे इसे। बस साहब, पता ही लिख रहा हूँ। फिर तूने सुना नहीं? भगा इसको यहाँ से अभी के अभी। उन्होंने सिंघम स्टाइल अपना लिया। सब इंस्पेक्टर साहब के एकदम चिल्लाने से कांस्टेबल म्हात्रे भी डर गया। जा यहाँ से, साहब को कुछ काम है। पर सर, मेरा पूरा पता तो। निकल यहाँ से और दोबारा इधर आसपास भी मत दिखियो। सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल को बाहर भेज सामने रखी फाइल बंद की और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। 5 साल पहले की घटना उसके दिमाग में घूम गई। पर क्या थी वो घटना और उसका उस फ्लैट से क्या संबंध था? सब इंस्पेक्टर विवेक को अपनी आंखें मलते हुए कांस्टेबल म्हात्रे ने देख लिया। मुकेश भी बाहर खिड़की के पास कान लगाए खड़ा था। जनाब, बुरा ना मानो
तो उस फ्लैट के बारे में कुछ पूछूं? पूछो ना मात्रे, क्या हुआ था सर उधर? ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लैट पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया? इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर हल्की शिकन देख मात्रे सकपका गया। एक चुप्पी छा गई जो विवेक की आवाज़ से ही टूटी। मात्रे, ये बात करीब 5 साल पहले की है। एक बाऊजी, उम्र लगभग 50 से 55 के बीच रही होगी, वो थाने आए थे। विवेक के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और अतीत में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, ये घर मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है। पहले बैंक की नौकरी के लिए मशक्क़त की, उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, पाई पाई जोड़ी, अपने बैंक से होम लोन लिया, तब जाकर मुंबई जैसे शहर में खुद का एक आशियाना बना पाया हूँ। बाऊजी, आपके जज्बातों की पूरी इज्जत करता हूँ, पर कागजात में आपने ही ये घर अपने बेटे के नाम किया है। कानूनी तौर पर अब वो इसका मालिक है। मैंने स्नेहपूर्वक उन्हें समझाया, पर उसने छल से मेरे हस्ताक्षर लिए। मेरे कैटरेक्ट के ऑपरेशन से ठीक पहले उसने ये बेईमानी की। बाऊजी की आंखें नम होने की कगार पर थी। बाऊजी, अब वो तो आप दोनों का निजी मामला है। आप बेटे पर बेईमानी और 420 का केस कर सकते हैं। अगर कचहरी में ये साबित हो गया तो आपकी जीत और उसकी हार। मैंने तर्क दिया। इंस्पेक्टर विवेक ने रक्षात्मक सुर में कहा, बेटा, इस उम्र में भला कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहेगा? बाऊजी की आवाज़ में एक निराशा थी। अगर जीतना है तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा बाऊजी। सब कागज़ आपके बेटे के पक्ष में हैं। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा, आपके बच्चे हैं? बाऊजी ने मुझसे पूछा। हाँ जी, एक लड़का है। घर जाकर खेलते हो उसके साथ? बाऊजी, जब कभी ड्यूटी से समय मिलता है तो ज़रूर खेलता हूँ। तो उससे हार कर मज़ा आता है या जीत कर? मेरे पास बाऊजी की वाकपटुता का कोई जवाब नहीं था। बेटा, बच्चों को ना खेलना बहुत पसंद होता है, बस बड़े होकर खेल बदल जाता है, और उसके नियम भी। उसका ये खेल मेरे जज्बातों के साथ है, जो वो बखूबी खेल रहा है। आपने अनुसार मैं बाऊजी की बात पूरे विवेक से सुनता रहा। जा रहा हूँ बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे तुमने वो राय दी, पर एक बात याद रखना बेटा, मैं उसी कमरे में रहता हूँ और हमेशा उसी कमरे में रहूँगा, हमेशा। गुस्सैल और असहाय सुर में ये कह बाबूजी वहाँ से चल दिए। अगली सुबह अखबार में खबर आई, एक बैंकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। छानबीन करने पर मुझे पता चला कि बाबूजी का बेटा व बहू उन्हें खूब सताते थे। कभी उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद कर जाते, तो कभी घर के दरवाजे पर ताला लगा 2-2 दिन गायब रहते। इन्हीं तंग हालातों में एक दिन बाबूजी की उसी कमरे में मृत्यु हो गई। कांस्टेबल मात्रे के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ तरस भी था। बेचारे बाऊजी, उम्र भर जिसके लिए इतनी मेहनत की, वही आस्तीन का सांप निकला। मात्रे, अक्सर दिए तले ही अंधेरा होता है, कह सब इंस्पेक्टर विवेक वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये सब सुनकर अभी ठीक से अचंभित भी नहीं हुआ था मैं कि तभी मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। मुकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? मुझे बाहर देख राजेश सर ने हैरानी पूर्वक कहा। तेरी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने ही इस थाने आया था और तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है। सर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की बदतमीजी से उनसे पूछा। क्या नहीं बताया? उस फ्लैट के बारे में। क्या जानना है तुझे उस फ्लैट के बारे में? बोल। राजेश सर ने ऊंची आवाज़ में मुझसे पूछा। तुझे मारा किसी ने उस फ्लैट में? बता मुझे। नहीं। तो क्यों डर रहा है? मैं खुद वहाँ रहता हूँ सतीश सर के साथ। इतना काफ़ी नहीं है तुझे विश्वास दिलाने के लिए कि वो जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मैं गर्दन हिलाने के अलावा और कुछ न कह सका। चल घर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना हमें शोभा नहीं देता। मैं ना चाहते हुए भी उस फ्लैट में चला गया। बच्चों की तरह इमारत की पहली सीढ़ी से लेकर घर के पहले कदम तक मैंने राजेश सर का हाथ थामे रखा। सर, मुझे अपने साथ सुला लोगे प्लीज़? ओए, मेरे ऐसे शौक नहीं है, कह राजेश सर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मुझे हाथ से उन्होंने अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा किया। उनको बड़ा भाई मान वो रात में मैं उनके साथ चिपक कर सो गया और रात में डर के मारे हल्का होने भी नहीं उठा। सुबह हम तीनों हमेशा की तरह इकट्ठे ब्रांच के लिए सही समय पर निकल गए। लंच टाइम होने पर अपनी ब्रांच के HR मैनेजर के पास मैं पहुंच गया। उस समय वो अपना टिफ़िन खोलने ही वाला था। 6 फ्लोर लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं हाँफ रहा था।
और सीधा उनसे बिना पूछे उनके सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। सर प्लीज़ मुझे कोई और क्वार्टर अलॉट कर दीजिए, मैं उस फ्लैट में नहीं रह सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर प्लीज़। आपको दुख में देख जिस प्रजाति को खुशी महसूस होती है, शायद उसी का नाम HR डिपार्टमेंट है। मुझे यातना करते देख उसके चेहरे पे एक आनंद था, एक अजीब सुकून, जैसे बचपन की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज का अथक परिश्रम और असंख्य प्रतियोगी परीक्षाएं देने का फल उसके सामने एक परेशान इंसान के रूप में बैठा हो। शुक्र करो तुम्हें मुंबई आते ही स्टाफ क्वार्टर मिल गया। पता है मुंबई में सर के ऊपर छत होना कितनी बड़ी बात है। हाँ सर पता है, बस आप मुझे किसी और स्टाफ क्वार्टर में भेज दीजिए। क्या हो गया, क्या तकलीफ़ है उस फ्लैट में? सर आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं, कोशिश तो करो। अपनी ठोड़ी पर हाथ रख उसने कहा। जैसा सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल मात्रे को बताया था, ठीक वैसा का वैसा मैंने HR मैनेजर को विस्तार से बता दिया। सारी कहानी सुनने के बाद कुछ देर उसने अपने कलमों पर खुजली की, फिर छत की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी के ठीक पीछे एक खिड़की थी जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। ये तो बहुत गलत हुआ मुकेश, पर तुम कर भी क्या सकते हो। एक बार फिर से वो कहानी दोहराने के बाद मेरा गुस्सा उबाल पर था। उसकी ये बात सुन मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैं उन बाबूजी के बेटे और बहू को कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। मेरी बात उसने बीच में ही काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कान थी, क्योंकि उनका वो बेटा मैं ही हूँ, कह वो जोर से ठहाका मार हंसने लगा। जैसे ही उसकी ये बात मेरे कानों के रास्ते मेरे मस्तिष्क तक पहुंची, मेरी विचार प्रक्रिया सुन्न हो गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरे पैरों को मानो लकवा मार गया और एक शक्तिहीन प्राणी की तरह मैंने मौन रूप धारण कर लिया। बाबूजी के नालायक बेटे व HR मैनेजर को अपने सामने बैठा देख मैं हैरान था, और उससे भी ज़्यादा हैरान था उसके चेहरे पर वो मनहूस मुस्कुराहट देखकर। बोलो बेटा, क्या करोगे अपने प्रिय बाबूजी के नालायक बेटे और अत्याचारी बहू के साथ? बोलो बोलो, मैं भी सुनूं। HR मैनेजर मनोज की नज़रें मुझ पर थी। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद को बेबस पाया। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डर गया, मेरी उम्र को अभी तक डर नामक झूठ की समझ नहीं थी। हाँ, क्रोध नामक भावना का एहसास ज़रूर था, किंतु योजना नामक शब्द को समझना अभी बाकी था। एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो। कर्तव्यनिष्ठ बैंकर का बेटा निकला दुष्ट और अत्याचारी, कह वो निर्लज्ज फिर हंसने लगा। मैं चुपचाप उसे मुझ पर हंसता छोड़ वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं काम खत्म करने के बाद शाम में दोबारा थाने गया तो फिर आ गया। तुझे कहा था ना, यहाँ आसपास भी मत फटकियो। कांस्टेबल मात्रे चिल्लाने लगा। मुझे एक बार विवेक साहब से मिलने दो, मैंने यातना सुर में कहा। साहब बहुत व्यस्त हैं, जा यहाँ से। प्लीज़ साहब ऐसा मत करो, मैं उस फ्लैट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तू जाता है या? उसने लाठी उठाते हुए कहा। मात्रे, सब इंस्पेक्टर विवेक कैबिन से बाहर आ चुके थे। साहब आपसे कुछ बात करनी है, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा। मेरी आंखों से अश्रुधारा निकलने के कगार पर थी। मुकेश, इस समय तुम जाओ यहाँ से, गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फ़ायदा नहीं। मात्रे, इसके ऑफिस का पता नोट कर और जाने दे इसे, कह विवेक साहब थाने के बाहर निकल गए। मैं भी निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन मैं बैंक की फोर्ट शाखा में खाता खुलवाने गया। वहाँ वो बेशर्म HR मनोज भी मौजूद था। वो मेरे ही बैच की एक महिला अधिकारी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो गर्दन हिला, अजीब सा मुंह बना, फिर नई अधिकारी से गप्पे मारने में व्यस्त हो गया। यहाँ नए खाते का फॉर्म किधर मिलेगा? एक आवाज़ आई। मैंने पीछे देखने की देर की और तब तक एक बला सी खूबसूरत नवयुवती ठीक मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये लीजिए मैडम, कह उसे एक अधिकारी ने फॉर्म पकड़ा दिया। थैंक यू, कह वो मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को भूल क्षण भर के लिए मैं उस मुस्कुराहट में खो गया। वो मुस्कुराहट मुझे सोनाली बेंद्रे की याद दिला रही थी, खासकर जिस ऐड में वो मुस्कुराते हुए घोड़ों की पालकी पर बैठ कहीं जा रही होती है और बैकग्राउंड में सौंदर्य साबुन निरमा बज रहा होता है। रंग सांवला, तीखे नैन नक्श, लंबे केश और मनमोहक मुस्कान। उन मोहतरमा के आते ही ब्रांच की हवा में बदलाव और भटकाव दोनों आ गया था। वो दुराचारी मनोज उस महिला अधिकारी से झटपट अलविदा कह मेरी कुर्सी की तरफ आ गया। मुकेश, क्या बात है? इतना कहते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं खड़ा हो गया। नवयुवती भी मनोज को शाखा प्रबंधक समझ अपनी कुर्सी से उठ गई।
तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? ग्राहक भगवान समान होता है। उसने उस नवयुवती के हाथ से फॉर्म लिया। अपनी जेब से पेन निकाल उसने मुझे उस फॉर्म को भरने का इशारा किया। प्लीज़ मैडम, दिस साइड। अंग्रेजी में 4 शब्द कह वो उसको बगल वाले शाखा प्रबंधक के कैबिन में ले गया और उसके साथ भी गप्पे मारने लगा। मैं क्रोधित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसी क्रोध को शांत करने हेतु मैंने उसका फॉर्म भरना आरंभ कर दिया। शीतल कुमारी, उसका नाम भी उसके रूप की तरह सुंदर था। आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से उसका फॉर्म मैंने लगभग पूरा भर दिया था। केवल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालना बाकी था। मैं जैसे उस कैबिन की तरफ चलने लगा, मुझे कैबिन के अंदर से ही आंखों में मनोज ने वहीं बैठे रहने का इशारा किया। लगभग 15 मिनट और गंवाने के बाद मैं शीतल मैडम के पास कैबिन में फॉर्म लेकर पहुंच ही गया। मनोज के चेहरे पर झलक रहे गुस्से को मैंने दरकिनार कर दिया। मैडम, आपका फ़ोन नंबर और मेल आईडी ही डालना है इधर। लीजिए ना सर। उसने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मुझे ज़बानी बता दिया। बड़े लकी हो मुकेश, वरना ऐसे लोगों का फ़ोन नंबर लेने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है। मनोज ने फिर फ्लर्ट करने की कोशिश की। क्या सर, कोई नहीं खड़ा, शीतल मैडम ने शर्माते हुए कहा। 5 मिनट बाद शाखा प्रबंधक को आते देख मनोज खड़ा हो गया और शीतल मैडम से इजाज़त लेकर छठे तल पर अपने कार्यालय की तरफ चल दिया। मेरे खुराफाती दिमाग को एक तरकीब सूझी और मैं शीतल मैडम से बात करने उनकी ओर चल दिया। और शीतल, कैसी हो आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं। कल क्या कर रही हो? कुछ ज़्यादा नहीं, दिन में घर की सफाई, दोपहर को आराम और रात में ड्रिंक। आखिरी शब्द सुन मनोज के मन में लड्डू फूटने लगे। करीब 1 महीने में मनोज और शीतल काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उस दिन शीतल मैडम ने न केवल मनोज से अपने घर की साफ सफाई करवाई, बल्कि कोनों में लगे मकड़ी के जाले भी साफ करवा लिए। थक हार कर ड्रिंक का समय आया और मनोज ने मौके का फ़ायदा उठा उसके करीब आने की कोशिश की। यहाँ नहीं, फिर कहाँ? मनोज में एक नई स्फूर्ति का आगमन हो चुका था। एक 45 साल के इंसान को, जो 2 बच्चों का बाप है, अपने से 20 साल छोटी लड़की के लिए पागल होते देखना अपने आप में एक विचित्र अनुभव था। कहीं और, कहाँ, पता नहीं। फिर भी मनोज ने लालायित होकर पूछा। पता है, मेरी एक कपोल कल्पना है कि एक बैंकर के साथ उसी के घर पर। शीतल शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। वाह, फैंटेसी हो तो ऐसी, पर शीतल, घर कभी खाली ही नहीं रहता मेरा। यार, तुम HR मैनेजर हो और ऐसी बातें करते हो। सारे स्टाफ को सर पर छत तुम देते हो और खुद के लिए एक खाली घर तक नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं। अच्छा बेबी, तुम बुरा मत मानो, मैं कुछ करता हूँ। मनोज मौके को भुनाने के बारे में सोचने लगा। जल्दी देखो, परसों मैं पुणे जा रही हूँ मासी के पास। 2 महीने बाद ही आऊँगी फिर। शीतल रवाना होने के लिए खड़ी हो गई। अरे, तुमने ये बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं। मैं कुछ करता हूँ, कुछ बंदोबस्त हो जाए तो फ़ोन कर देना। और हाँ, होटल में भूल कर भी नहीं। मनोज का मुंह लटक गया था। देखो, कल सुबह मैं मलाड जा रही हूँ, रहेजा टाउनशिप में। थोड़ा काम है, शाम तक वहीं हूँ। अगर कहीं आसपास जुगाड़ बन पड़ा तो बता देना, आ जाऊंगी। शीतल वहाँ से रवाना हो गई। मनोज के दिल में अवसर की घंटियाँ बजने लगी। उधर अपना स्टाफ क्वार्टर है ना, उसके मन में ख्याल आया। वही घर जो उसने धोखे से अपने नाम कर बाद में बैंक को ही बेच दिया था। वो अपने ऑफिस के ड्रॉवर में फ्लैट की चाबी ढूंढने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद हाथ में चाबी लिए उसके मंसूबे मुस्कुरा रहे थे। पर क्या उसकी किस्मत भी मुस्कुरा रही थी? उसके कर्मों का फल उस फ्लैट में उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। पर क्या वो उस फ्लैट में जाने की बेवकूफ़ी करेगा? और अगर हाँ, तो फिर उसका क्या हश्र होगा? चाबी हाथ में लिए कुछ देर तक मनोज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट रही। फिर उसने झट से चाबी बैग में संभाल कर रख दी। सर, तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप के लिए जाऊंगा तो कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसने अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन कर छुट्टी भी ले ली। बेबी, तुम कहाँ मिलोगी रहेजा टाउनशिप में? उसने रात को ही शीतल को मैसेज डाल दिया था। ब्लॉक B, जवाब आया। मेरा एक और फ्लैट है ब्लॉक A में, वहाँ मिलते हैं ठीक सुबह 11 बजे। पता व्हाट्सएप करो और वहाँ पहुँचकर फ़ोन करना। शीतल का झट से जवाब आया। ओके बेबी। मनोज ने बिस्तर पर फ़ोन रख दिया। पेट में एक अजीब गुदगुदी महसूस कर वो कल होने वाले मज़े के बारे में सोचने लगा। वही इमारत जिस पर कोई और नहीं रहता था, वही दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं किया जाता था,
और वही कुंडी जो कभी लगाई नहीं जाती थी। आज भी वो दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था। सतीश सर और राजेश सर पहले ही शाखा के लिए रवाना हो चुके थे। अरे बेवकूफ़, घर खुला छोड़कर चले गए, सब पंखे लाइट भी जल रहे हैं, कह मनोज फ्लैट के अंदर आ गया। एकाएक पंखों की रफ्तार में एक तेज़ी सी आ गई। लाइट की रोशनी भी कई गुना बढ़ गई और फिर एकदम से बुझकर फिर से जलने लगी। उसकी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। बिस्तर पर साफ सुथरी चद्दर बिछी देख उसने उसी कमरे में प्रवेश किया जहां जाने की मनाही थी। आ जाओ। उसी बिस्तर पर बैठ उसने शीतल को फ़ोन कर फुसफुसाया। पर आया कोई और। उस कमरे का पंखा व लाइट अपने आप बंद हो गया। दरवाजे की खुद ब खुद कड़ी लग गई। ये देख मनोज को अटपटा लगा और उसने खड़े हो दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, पर आज उसका दिन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक अजब सी ताकत ने उसे इतना तेज धक्का दिया कि वो हवा में उड़ पीछे लगी दीवार से जा टकराया। अपना सिर पकड़ वो दर्द से कराहने लगा। उसकी शर्ट पसीने से और पतलून डर से भीग चुकी थी। बेटा, तूने ठीक नहीं किया। एक आवाज़ उस कमरे में गूंज उठी और साथ ही एक उड़ती लाठी ने उसकी पीठ पर वार किया। तूने ठीक नहीं किया बेटा, इतने कुकर्म करके भी वो आज एक बेटा था। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ वो लाठी कभी उसकी कमर पर तो कभी उसके कंधों पर, कभी बाजुओं पर तो कभी टांगों पर बरसती रही। उसका बिस्तर के नीचे छुपने का प्रयत्न भी विफल रहा। उसकी टांगों को खींचकर बाहर लाया गया और फिर से उसकी पिटाई हुई। वो पिटाई जो अगर बचपन में सही समय पर हो गई होती तो आज ना बाबूजी को ये दिन देखने पड़ते और ना ही उसे। बाबूजी, बाबूजी, वो हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ कर दूँ? मेरे लाड़ प्यार, मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई निर्लज्ज, कि तूने अपने ही बाप के साथ ऐसा किया? पापी, कह उसके बदन पर बाबूजी ने तबीयत से एक बार फिर लाठी भांज दी। बाबूजी कहे उसके आंखों से आंसू निकल गए। बाबूजी, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैंने आपकी बहू के साथ मिलकर यह विश्वासघात किया, आपको सताया, तंग किया और धोखे से ये घर अपने नाम किया, फिर बैंक को ही इसे बेच स्टाफ क्वार्टर का रूप दे दिया। मैं सब मानता हूँ बाबूजी, सब। बस आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, प्लीज़ बाबूजी, प्लीज़। उस कमरे का दरवाज़ा और उस स्टाफ क्वार्टर का रहस्य अब खुल चुका था। सामने मैं और शीतल मैडम मनोज की यह हालत देख ना खुश हो रहे थे ना व्यथित, सिर्फ संतुष्ट हो रहे थे, बेहद संतुष्ट। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। मनोज द्वारा कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। शीतल मैडम उस कमरे की तरफ बढ़ी। न जाने क्यों, पर शीतल मैडम ने ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। पर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी कि मैं उनसे इसका कारण न पूछ सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, बहुत सुकून। मैंने हाथ जोड़ उन्हें आत्मीय आभार व्यक्त किया। आपको धन्यवाद, सब आपकी योजना थी, कह वो उस फ्लैट से बाहर की ओर चल दी। आज उनकी भाव भंगिमा और आत्मविश्वास में एक गजब की गरिमा व तेज़ी थी। मैडम, मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देंगे? मैं भी उनके पीछे चल दिया। पूरे सफ़र में हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने नज़दीकी थाने के बाहर गाड़ी रोक दी। मैं 1 मिनट में आई, कह वो गाड़ी से उतरी। उनके कदम थाने की तरफ चलने लगे। उत्सुकतापूर्वक मैं भी छुपते छुपाते उनके पीछे चल दिया। ये लीजिए। उन्होंने वो मोबाइल रिकॉर्डिंग समेत सब इंस्पेक्टर विवेक के हाथों में दे दिया। गर्व है तुम पर बहना, गर्व। विवेक साहब के शब्द सुन मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। पुलिस की ओर से ऐसी कर्तव्य निष्ठा, ऐसी मेहनत मैं आज पहली दफ़ा देख रहा था। शीतल मैडम का बैंक में मेरी कुर्सी के बगल में आकर बैठना, बचत खाते का फॉर्म मांगना, मनोज के साथ मैनेजर के कैबिन में गप्पे मारना और फिर मेरी योजना का हिस्सा बनने के लिए हाँ कहना, वो सभी पल मेरे मस्तिष्क में दोबारा चित्रित हो उठे। आपको धन्यवाद, सब आपकी योजना थी। उनके शब्द याद कर मेरी आंखें नम हो चुकी थी। असल में वो मेरी नहीं, बल्कि मैं उनकी योजना का हिस्सा था। उनके बेटे व बहू को सज़ा हुई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बोरिंग हो गई। कहानी खत्म कर मुकेश खड़ा हो गया। मूंगफली और रेवड़ी खत्म हो गई थी, पर कहानी से संबंधित उसके मित्रों के मुँह से जगदीश ने प्रश्न में कौतूहल के साथ साथ भय भी था, क्योंकि जगदीश और उसके पिताजी के बीच पुराने बंगले को लेकर थोड़ा तनातनी चल रही थी। उसके पिताजी वहाँ वृद्धाश्रम बनवाना चाहते थे, किंतु वो उसे गेस्ट हाउस बना एक नियमित आय का जरिया बनाना चाहा। वो हल्का होने झाड़ियों की ओर चलने लगा। हाँ, बाबूजी की आत्मा को शांति मिली,
कह मुकेश झाड़ियों के अंदर चला गया। जिस आग के पास बैठे ये कहानी चल रही थी वो एकाएक बुझ गई, जिससे चारों ओर खूब अंधेरा छा गया। बस कभी कभी सही गलत का पाठ पढ़ाने उनकी आत्मा का एक कण उपस्थित हो उठता है। एक आवाज़ आई और आधे घंटे के इंतज़ार के बाद भी झाड़ियों से बाहर कोई नहीं आया। मुकेश, मुकेश! उसके मित्रों ने उसका कई बार नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। झाड़ियों के अंदर देखने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। भाइयों, रात के 3 बज रहे हैं, आज सोना नहीं है क्या? पीछे विपरीत दिशा से बाइक पर आते हुए मुकेश ने सबसे पूछा। जवाब देना तो दूर, उसके सभी मित्र आश्चर्यचकित होकर सिर पर हाथ रख वहीं झाड़ियों के पास मिट्टी में बैठ गए। वहां जमीन पर लाठी के निशान देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें जमी की जमी रह गई और मिट्टी पर बने लाठी के वो निशान उनकी मन स्थिति पर सदा के लिए अंकित हो गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए जो मैं मैसेज दे रही हूँ, आई होप कि आप वो समझ गए होंगे। अपने माँ बाप को हमेशा प्यार दें, इज़्ज़त दें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।